तो विष्णु सोम की ये बातचीत आपने सुनी, वहां पर लोग काफी उत्साहित हैं। एक बार मेहमान से अपना परिचय, आपका परिचय हम करवा दें। डॉक्टर भरत बराई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं यूएस भारत कम्युनिटी फाउंडेशन के। इसके अलावा मेरी सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडिटर। उमाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडिटर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भारत साहब का रुख करना चाहूँगा। भारत साहब, जब भी हमने देखा है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए हैं तो गजब का उत्साह देखने को लोगों में मिलता है, खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? क्यों प्रधानमंत्री के आगमन पर भारतीय समुदाय के लोग इतने खुश होते हैं वहां पर? देखो, जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं वो हमेशा ऐसा इच्छा करते हैं कि हमारे भाई बहन जो भारत देश में रहते हैं उनकी भी तरक्की हो, उनका भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। और मैंने देखा दाएं हैं, ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट हैं। उनका विजन ये है कि मेरे देश को मैं कैसे आगे लाऊं, हमेशा निरंतर उसके लिए काम करते रहते हैं और उसके लिए बढ़ावा करते हैं। तो सबको ये है कि ऐसा प्रधानमंत्री भारत देश को कैसे मिलेगा कि जिसका एक ही लक्ष्य है कि मेरे देश को मैं कैसे आगे ले जाऊं, मेरे देश को मैं कैसे विकसित करूं। तो सभी फील्ड में, एजुकेशन, मिलिट्री, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सभी एरिया में देश को बढ़ावा करने के लिए और खूब मदद कर रहे हैं। जी भरत जी, मेरा एक और सवाल है। जी NRIs। जी, मेरा एक और सवाल है। जब जब अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है अपने इस 10 साल के टेन्योर में, हमने देखा है कि गर्मजोशी हर बार वहां पर देखने को मिली है। एक ऐसा लगता है कि रिश्ते एक अलग ऊंचाई पर जा रहे हैं। ये जो इस बार की मुलाकात होने जा रही है, उन रिश्तों के लिहाज से इसको कितनी अहमियत देते हैं आप? ऐसा है, अभी 10 साल से अमेरिका ने महसूस किया है कि भारत एक बड़ा देश है, गौरवशाली देश है। हमारी भी 5,000 साल की संस्कृति है। यहाँ हम 800 साल तक गुलाम रहते हैं, इसलिए आगे नहीं आ सके। लेकिन 75 वर्ष में भारत देश आगे आ रहा है। अब वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी हो गया है। कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट अमेरिका में हैं। तो अब उनको महसूस हो रहा है कि ये देश को निग्लेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, उससे ज़्यादा दोस्ती करना होगा। और चीन और पैसिफिक में जो डर है उनको, उसमें कोई उनका साथी हो सकता है तो भारत हो सकता है। फिलीपींस नहीं हो सकता है, वियतनाम नहीं हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता है, जापान या ताइवान भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो छोटे देश है, उनका उतना मिलिट्री पावर नहीं है। लेकिन भारत देश ऐसा है कि जो चीन की जो मकसदें हैं, बुराई हैं, उसके सामने अमेरिका के साथ दोस्ती करके खड़े रह सकता है। जी, चलिए आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मैं इस समय अपने सहयोगियों को यहाँ पर रुख करना चाहूँगा। कादम्बनी भी हमारे साथ है, उमा भी हमारे साथ है। सबसे पहले मैं रुख करूँगा उमा का। वहाँ आपने सुना भरत जी को, वो कह रहे हैं कि एक बैलेंस बनाने के लिए अमेरिका भारत की तरफ देख रहा है, उस पर विश्वास कर रहा है। ऐसे में इस रीजन में भारत की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? दूसरी बात, ये जो दोस्ती है, ये क्या संदेश विश्व को देती है और कैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाती है? जी अनंत, मैं सबसे पहले जो आपने पहला सवाल पूछा था हमारे गेस्ट से, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि 2019 में जब हाउडी मोदी प्रोग्राम था ह्यूस्टन में, तो मैं वहाँ पे मौजूद था। और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो भारतीय समुदाय के लोग थे वो मौजूद थे। और उनसे हमने ये जानना चाहा कि आखिरकार चाहे 2014 का मैडिसन स्क्वायर में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो भारतीयों को संबोधित किया हो, या 19 में हाउडी मोदी जहाँ पे हज़ारों की तादाद में भारतीय पहुँचे थे, तो आखिर उनको मिलता क्या है। तो कईयों ने एक जैसा ही जवाब दिया था और ये कहा था कि हमें एक पहचान मिली है। हमारे पहले के भी प्रधानमंत्री आते थे, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम वो नहीं करते थे जिससे सीधा एक कनेक्ट हो। तो 2014 में जो प्रधानमंत्री ने मोदी ने जो एक परंपरा शुरू की, वो लगातार बार बार उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और 2019 में सबको याद है हाउडी मोदी प्रोग्राम में किस तरीके से वहाँ पर जो है वो ट्रंप भी पहुँचे थे। इस बार हालांकि भारतीय समुदाय को जो संबोधित करेंगे उसमें किसी अमेरिकी नेता के आने ना आने की बात अभी तक नहीं है। ये कहा गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि एक प्राइवेट प्रोग्राम है जो डायस्पोरा है वहाँ पे वो आयोजित कर रहा है। तो वो किन को इनवाइट करता है, किसी लीडर को करता है या नहीं करता है, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन जो कनेक्ट की बात है इंडियंस की, वो इंडियन ओरिजिन के लोगों को की, वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। जहाँ तक इस रीजन की बात है तो भारत एक बड़ा देश है और भारत के पास जो मिलिट्री पावर है वो भी है। और दूसरी बात यह है कि पूरा प्रशांत जो इंडो पैसिफिक का जो इलाका है वो भारत से लगता है और बहुत बड़ी समुद्री सीमा जो है वो यहाँ पर है। और चाइना एकमात्र ऐसा
भारत एकमात्र ऐसा देश है क्वाड मेंबरशिप में अगर देखें तो जिसकी जो सीमा है वो चीन से लगती है। और क्योंकि क्वाड का एक जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते दखल को कैसे कंटेन करें, कैसे उसको रोकें, तो इसलिए तमाम निगाहें जो हैं वो भारत के ऊपर है। और एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि ये जो क्वाड की जो शुरुआत है, अगर इसको आप पीछे की तरफ जाकर देखें तो जब सुनामी आई थी और उस समय इन 4 देशों ने यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने जिस तरीके से तकरीबन 40,000 ट्रुप्स लगाकर अलग अलग देशों में जो है सहायता भेजी थी, तो उस समय भारत का जो पोटेंशियल है उन देशों के सामने आया था और ख़ासतौर पे इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर। तो तब से भारत और जो इन देशों के बीच सहयोग बढ़ता गया और 2007 में क्वाड बना, लेकिन 2017 के बाद से इसका जो रेगुलर फॉर्म है वो सामने आया। जी, मैं कदम नहीं करूँगा क्योंकि अब उन्होंने क्वाड की बात छेड़ दी, तो मेरा सवाल आपसे उसी से जुड़ा हुआ होगा। 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका क्वाड के अंदर, लेकिन जितना क्वाड को हम देखते हैं, समझते हैं, तो एक बात क्या आप ये कहेंगे कि जो ड्राइविंग फोर्स है इस संगठन की वो अमेरिका और इंडिया ज़्यादा है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ये जो ग्रुपिंग है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप अमेरिका के बाकी ग्रुपिंग्स को आप देखें, जैसे ऑकस उनका एक ग्रुपिंग है, वो सैन्य ग्रुपिंग है। और भी देशों के साथ जो उनका समझौता है, जैसे जापान में उनका पूरा मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर है, फिलीपींस में उनके न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, तो हर जगह अगर आप देखें इस क्षेत्र में तो उनका मिलिट्री समझौता है। लेकिन क्वाड क्या है? एकदम साफ तौर पर यह कहा गया है कि क्वाड जो है वो एक सैन्य समझौता नहीं है। इसकी बड़ी वजह जो है वो है भारत, क्योंकि भारत एक इंडिपेंडेंट अप्रोच लेकर क्वाड में भी अगर चल रहा है तो एक इंडिपेंडेंट अप्रोच लेकर चल रहा है और इसको एक ज़रिया मानता है ग्लोबल गुड के लिए, वैश्विक हित के लिए ज़रिया मानता है। अगर आपको याद होगा कि कोविड के वक्त में पूरा एक प्रोग्राम था कि किस तरह से वैक्सीन्स जो हैं वो डिलीवर होंगी, ये भारत ने कहा था, क्वाड का इसका पार्टनरशिप था। अब उसको बढ़ाकर हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप यहाँ पर हो रही है। तो एक इंडिया का जो एक प्लेसमेंट है इसमें बेहद अहम है। लेकिन ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि ये जो चारों देश हैं, ये चारों देश कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और सभी को, अगर आप चारों देशों के देखें तो काफ़ी कहीं ना कहीं विवाद चीन के साथ ज़रूर है। और ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें खासकर अगर आप क्वाड का एक लक्ष्य देखें तो वो मैरीटाइम सिक्योरिटी का है कि जो समुद्री रास्ते हैं उनको वो खुला, स्वतंत्र और सबके लिए रखना चाहता है ताकि सबको फ़ायदा हो, और उन्हीं रास्तों पर चीन कब्जा चाहता है ताकि वो उस पर प्रभुत्व जता सके और सबसे आगे जा सके अपने अमेरिका के साथ अपनी रेस में। जी उमा, एक सवाल मेरा आपसे, जो बाइडेन हैं उन्होंने भी एक पोस्ट जारी की है और उस पोस्ट में एक लाइन उन्होंने लिखी है, वो लाइन लिखी है कि स्वतंत्र और खुले एशिया पैसिफिक के लिए, इंडो पैसिफिक के लिए ये 4 देशों के नेताओं से मिलना ज़रूरी है, उस दिशा में काम करने के लिए ज़रूरी है। अब ये खुला और स्वतंत्र, इसके क्या मायने हैं? ये इशारा किसकी तरफ करता है और वो किस रूप में बाधा बनता है? जी देखिए, इशारा तो साफ तौर पे चीन को लेकर है। अब देखिए कि जो क्वाड जिसको कि कंसेप्चुलाइज किया गया 2007 में, लेकिन 2007 से 2017 10 साल लग गए इस पे बात आगे बढ़ाने के लिए। इस बीच में क्या बदलाव हुआ? इस बीच में 2012 में शी जिनपिंग चीन के जो हैं वो राष्ट्रपति बने और उसके बाद उन्होंने एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई। तो जब उन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई तो जो 2012 से 17 का जो एक कार्यकाल है उसमें इन देशों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई कि अब इसको एक फॉर्मल रूप दिया जाए और तब जाके 2017 में क्वाड जो है वो हुआ। तो सीधी सी बात है कि जो ये देश हैं वो चाहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय रूट हैं, जो समुद्री जो रास्ते हैं, उस पर किसी एक देश का प्रभुत्व ना हो, वो फ्री और तरीके से और सिक्योर तरीके से हर किसी को उसके इस्तेमाल की इजाज़त हो। और ख़ास तौर पे जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जो छोटे देश हैं जैसे फिलीपींस जैसे देश हैं, उसको जिस तरह से चाइना बुली करने की कोशिश करता है, तो ये जो 4 देशों का जो क्वाड जो एक अम्ब्रेला संगठन आप कह सकते हैं इसको है, और वो इन तमाम छोटे छोटे देशों के जिसके साथ बॉर्डर के तनाज़े भी हैं, चाहे समुद्री सीमा लगती हो, चीन वहाँ पे अपनी जो एक दखल है वो दिखाने की कोशिश करता है। तो ये चारों महाशक्तियाँ जो हैं, जिनमें एक के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास जो है एक प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, जापान के पास बहुत सारा पैसा है, अमेरिका के पास भी पैसा है, लेकिन अगर आप ऐसे
अलग अलग तौर पे देखें तो हर इन चारों देश की अपनी एक खासियत है और ये सोचते हैं कि हम लोग एक इकोनॉमिक तरीके से बात को ऐसे आगे बढ़ाएं ताकि सामरिक सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा सके।